हेलो मेरे दोस्तों, मैं विशाल गौरव आपका दोस्त होस्ट विशाल ब्लॉग्स पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉपिक कि कनाडा में कैसे आया जाए। अगर आप एशियन कंट्रीज से, बिकॉज मैं बिलोंग करता हूँ इंडिया से, इसलिए मैं एशियन कंट्रीज़ की बात करूँगा क्योंकि इनके रूल्स हर कंट्रीज के लिए अलग अलग होते हैं। तो इसलिए मैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इन कंट्रीज़ में जो लोग मुझे देख रहे हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कनाडा कैसे आया जाए, और मैं आपको उसके बारे में 10 ऐसे तरीके बताऊँगा जिसके थ्रू आप कनाडा आ सकते हो। तो पहला है एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। ये सबसे आसान रास्ता है और सबसे सटीक और सबसे सही रास्ता है अगर आप कनाडा आना चाहते हैं। ये इस तरह से होता है कि इसमें कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो आपके एक्सपीरियंसेस, आपके एजुकेशन, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करती है। पॉइंट सिस्टम बेस्ड ये सिस्टम होता है और फिर आपके लिए वो डिसाइड करती है कि क्या वो आपको एज ए परमानेंट रेसिडेंस अपनी कंट्री में चाहते हैं। तो अगर आप उनके क्राइटेरिया में फिट बैठते हो तो वो आपको परमानेंट रेसिडेंसी दे सकते हैं और आप फिर डायरेक्ट इस कंट्री में लैंड करके उसके बाद आप अपना जॉब सर्च, अपनी लाइफ बिल्ड कर सकते हो यहाँ पे। परमानेंट रेसिडेंसी के सिस्टम का जो है, आप जब भी किसी एजेंट के पास जाएंगे जो इमिग्रेशन एजेंट है, तो वो आपको आपकी प्रोफाइल चेक करके बता पाएगा। आप चाहो तो आप खुद भी इन चीज़ों को चेक कर सकते हो। कैनेडियन गवर्नमेंट की इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाकर CRS स्कोर इसे कहते हैं, आप CRS कैलकुलेटर सर्च कर सकते हो कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, और वहाँ पर जाकर आप खुद से भी अपने सारे एक्सपीरियंस, एजुकेशन और वर्क के डाल के आप चेक कर सकते हो कि आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हो या नहीं। बेहतर आपको इमिग्रेशन एजेंट बता पाएंगे। सेकंड जो है वो है PNP, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। जैसे हमारे इंडिया में स्टेट्स होते हैं, तो यहाँ कनाडा में प्रोविंस होते हैं। कनाडा में टोटल 12 प्रोविंस हैं और इन हर प्रोविंस की, यानी कि हर स्टेट्स की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। वो उसके हिसाब से हर साल अपना प्रोग्राम बदलते रहते हैं कि उनको किस तरह के स्किल्ड वर्कर्स या वर्कर्स की ज़रूरत है उनके स्टेट में, प्रोविंस में। तो ये भी आपको एजेंट ही सजेस्ट कर पाएगा कि आपकी प्रोफाइल किस प्रोविंस के हिसाब से अभी सही जा सकती है, और वो फिर आपको अप्लाई करवाएगा। थर्ड होता है फैमिली स्पॉन्सरशिप। अगर आपका कोई भाई, बहन, माता पिता, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, ये लोग जो आपके रिलेशन में आते हैं, अगर ये लोग आपके में से उनमें से कोई भी अगर यहाँ कनाडा में एज ए परमानेंट रेसिडेंस या फिर सिटीजन है, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है और वो आपको यहाँ पे बुला सकता है। फोर्थ है स्टडी परमिट। स्टडी परमिट जो है वो अभी तक जो मैंने देखा है सबसे फेमस और सबसे परफेक्ट रास्ता बनता है। अगर आपकी कहीं से भी कोई भी स्कोरिंग नहीं बन रही है, कोई भी रास्ता नहीं बन रहा है, आपने कनाडा आना है, तो आप स्टडी परमिट पे आ सकते हो। स्टडी परमिट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जनरली जो लोग कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद यहाँ आते हैं उनके लिए बेस्ट और इजी प्रोसेस है। अदरवाइज आप कभी भी आ सकते हो। मैंने देखा है कि यहाँ पे 40 इयर्स के, 42 इयर्स के लोग भी एज ए स्टूडेंट आते हैं। और स्टूडेंट आने के बाद फ़ायदा ये है कि जब आप 1 साल की स्टडी के लिए आते हो, कैनेडियन गवर्नमेंट आपको 2 साल का वर्क परमिट देती है। अगर आप 2 साल की पढ़ाई के लिए आते हो, कैनेडियन गवर्नमेंट आपको 3 साल का वर्क परमिट देती है। इन 3 साल और 2 साल के दरमियान आपको कनाडा में अपनी जॉब प्रोफाइल में नॉकबी का एक्सपीरियंस अर्न करना है, नॉकबी जॉब प्रोफाइल की, और फिर आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट वे होता है। मैं भी इसी प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे आया हूँ। चौथा है वर्क परमिट। कई बार वर्क परमिट गवर्नमेंट दे रही होती है। जैसे अभी जस्ट रिसेंट 1-2 महीने पहले यहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो भी लोग यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे हैं उनको गवर्नमेंट वर्क परमिट देगी अगर वो अप्लाई करेंगे तो वर्क परमिट 2 तरह के होते हैं। एक होता है ओपन वर्क परमिट, दूसरा होता है क्लोज वर्क परमिट। तो ओपन वर्क परमिट से आप किसी भी कंपनी में कहीं भी जाके जॉब कर सकते हो। क्लोज वर्क परमिट में ये होता है कि जिस एम्प्लॉयर ने आपको क्लोज वर्क परमिट इशू किया है, आपको पूरा का पूरा ड्यूरेशन, अगर 1 साल 2 साल का वर्क परमिट है, आपको पूरा का पूरा ड्यूरेशन उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना है। आप अपना जॉब चेंज नहीं कर सकते। अगर आप जॉब चेंज करने की सोचोगे तो आपको कंट्री छोड़नी पड़ेगी। जो 6 नंबर पे है वो है केयर गिवर प्रोग्राम। केयर गिवर प्रोग्राम ये है कि यहाँ पे कई बार होता है कि जैसे मैं हूँ, कल को मेरी शादी होती है, मेरे बच्चे होते हैं, उन बच्चों की देखरेख के लिए मैं किसी को एज ए केयर गिवर प्रोग्राम में बुला सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे सिटीजन PR होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उस टाइम वो किसी को केयर गिवर के प्रोग्राम पे बुला सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, या फिर अगर कोई ओल्ड सिटीजन है उसको अपनी देखरेख के लिए कोई बंदा चाहिए तो वो भी किसी को स्पॉन्सर करके यहाँ पे बुला सकता है एज ए केयर गिवर प्रोग्राम।
7वां नंबर पे आता है स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम। सो लाइक अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है आपकी कंट्री में, आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हो कनाडा में, तो आप अपने बिजनेस को यहाँ पे सेटअप करने के प्रोग्राम के अंतर्गत आप खुद पीआर लेके या वर्क परमिट लेके आप आ सकते हो। इसमें आपकी एजेंट्स जो होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपका बिजनेस एग्जिस्ट नहीं भी करता है तो भी आप यहाँ पे एक नया बिजनेस प्लान के साथ आ सकते हैं। उसमें एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको एग्जैक्ट, हर प्रोविंस का डिफरेंट डिफरेंट होता है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको इमिग्रेशन एजेंट दे पाएगा। 8वें नंबर पे आता है स्पाउस वर्क परमिट। जितना मैंने अभी तक देखा है ये बहुत ही सही तरीका है। जनरली क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है, कोई स्टूडेंट आया, वो मैरिड है, तो वो अब जैसे उसके 2 साल का स्टडी है, तो वो आते ही 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अपने हस्बैंड या वाइफ का, स्पाउस का वर्क परमिट अप्लाई करवा सकता है। उसे वर्क परमिट मिलेगा, ओपन वर्क परमिट मिलेगा। और अगर स्टडी के दरमियान 2 साल का भी स्टडी वर्क परमिट है तो उसको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। और जैसे ही आपके स्टूडेंट, चूँकि 3 साल, 2 साल की पढ़ाई के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है, तो जितने का स्टूडेंट को वर्क परमिट इशू होगा उतना ही पीरियड का उसके स्पाउस को भी वर्क परमिट इशू होएगा। तो इस तरह से ये एक लंबा टाइम मिल जाता है और इस दरमियान आप अपने एक्सपीरियंस से जान करके पीआर ले सकते हो। और एक स्पाउस का पीआर हुआ तो दूसरे का भी उसके बिहाफ पे हो जाता है। तो स्पाउस वर्क परमिट बहुत सही तरीका है और स्टूडेंट्स के लिए लाइफ ईजी हो जाती है, क्योंकि एक पर्सन पढ़ाई कर रहा होता है, दूसरा कमाई कर रहा होता है और वो उसको फाइनेंशियली हेल्प करता है। जो 9th नंबर पे है वो है रिफ्यूजी एंड असाइलम स्टेटस। तो इन कंट्रीज में जैसे कि कनाडा, अमेरिका, यूके और भी कई, ऑस्ट्रेलिया, कई सारी कंट्रीज हैं जो कि शरणार्थियों, यानी कि जो अपनी कंट्री में सेफ नहीं है और वो अगर इनकी कंट्री के बॉर्डर में किसी भी प्रकार से इंटर कर जाता है, तो वो फिर उस जाके कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि मेरे को, मेरी जान का खतरा है मेरी कंट्री में और मैं इसलिए आपकी कंट्री में रहना चाहता हूँ और मुझे इसकी परमिशन दी जाए। तो यहाँ की गवर्नमेंट उनको असाइलम इशू करती है, उनको शरणार्थी का दर्जा देती है और इस तरह से वो यहाँ पे रह पाते हैं और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ वो अपना स्टेटस यहाँ पे बिल्ड कर लेते हैं, लाइक वर्क परमिट, फिर पीआर, फिर सिटीजनशिप। इसके साथ एक नेगेटिव पॉइंट है, कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ, चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान कहीं से भी आते हों, वो यहाँ पे आते हैं, फिर वो झूठ बोल देते हैं कि उनकी जान को खतरा है, वो सरकार से असाइलम ले लेते हैं। वो यहाँ के तो हो जाते हैं लेकिन आने वाले टाइम में फिर वो कभी भी वापस मुड़ के अपनी कंट्री नहीं जा पाते, क्योंकि उनकी कंट्री के रिकॉर्ड में ये होता है कि इस बंदे ने उस कंट्री में ये कहा था कि हमें, हमारी जान को खतरा है हमारी कंट्री में। तो फिर आपको आपकी कंट्री जो है वो वापस नहीं लेती है। और फिर 10th नंबर पे आता है LMIA। LMIA एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपका एम्प्लॉयर आपको LMIA इशू कर सकता है, जिसमें एक तरह से ये होगा कि आप कनाडा आ सकते हो क्लोज वर्क परमिट पे और उसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो। LMIA एक तरह से मार्केट में बिकता भी है, ये तरीका सही है लेकिन लोगों ने इसे गलत बना रखा है और भरोसा नहीं किया जा सकता है किसी भी एजेंट का, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिसमें लोगों के पैसे डूब गए हैं। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा LMIA के लिए। आप बाकी तरीके, जो सही तरीके हैं उनके थ्रू आप कनाडा जरूर आइए, मेहनत कीजिए और अपनी किस्मत को जरूर आजमाइए। थैंक यू।